नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की। कहते हैं कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है कि आखिर भारत है क्या और क्या बनना चाहता है। तो चलिए इस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट को जरा करीब से समझते हैं। इसकी शुरुआत ही होती है बहुत पावरफुल शब्दों से, हम भारत के लोग। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन कि इस संविधान की असली ताकत, इसकी अथॉरिटी भारत के लोगों से आती है। सारी पावर का सोर्स हम ही लोग हैं। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। इसे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड मान लीजिए। जैसे एक आईडी कार्ड किसी की पहचान बताता है, बिल्कुल वैसे ही प्रीएम्बल ये बताता है कि हमारा संविधान है क्या, इसके कोर प्रिंसिपल्स, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। तो सवाल उठता है कि ये आईडी कार्ड हमें बताता क्या है। ये हमें हमारे देश का जो मूल दर्शन है, जो फंडामेंटल फिलॉसफी है और वो वैल्यूज जिन पर भारत टिका है, उनके बारे में बताता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ है, उसकी समरी है। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री भी है। इसकी कहानी शुरू होती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। फिर बीएन राव समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, इन्होंने इसे फाइनल शेप दिया और आखिर में 26 नवंबर 1949 को इसे फॉर्मली अपना लिया गया। तो चलिए अब प्रीएम्बल के अंदर चलते हैं और उन वादों को देखते हैं जो इसमें किए गए हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो भारत के कैरेक्टर को, एक राष्ट्र के तौर पर उसके नेचर को डिफाइन करते हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला शब्द है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका मतलब सीधा और सिंपल, भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कोई भी बाहरी ताकत या कोई दूसरा देश हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे फैसले हमारे अपने होंगे। अगला है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। अब इसका मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब आर्थिक असमानता को कम करना और ये इंश्योर करना कि देश के जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा फेयर तरीके से सबके बीच हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाजवादी शब्द ओरिजिनल प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं था। इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ देश के आइडियल्स को और ज्यादा क्लियर किया गया। इसके बाद आता है सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब यह है कि स्टेट यानी सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। वो सबको इक्वल रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देगी और किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। और हाँ, समाजवादी शब्द की तरह ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था। इसी अमेंडमेंट से इंटेग्रिटी यानी अखंडता शब्द भी आया था। ये एडिशंस उस समय की सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। मतलब असली पावर लोगों के हाथ में है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। और आखिर में रिपब्लिक यानी गणराज्य। अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या फर्क है? रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे केस में प्रेसिडेंट, वो एक इलेक्टेड ऑफिशियल होगा, कोई राजा या रानी नहीं जिसकी सत्ता खानदानी हो। तो भारत एक लोकतंत्र भी है और एक गणराज्य भी। तो ये तो हो गई भारत के नेचर की बात। अब प्रीएम्बल उन 4 महान आइडियल्स या आदर्शों की बात करता है जिन्हें वो हर नागरिक के लिए सिक्योर करना चाहता है। इन्हें हम संविधान के 4 पिलर्स भी कह सकते हैं। ये 4 पिलर्स कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जस्टिस कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी किस चीज की? सोचने की, बोलने की, विश्वास और पूजा की। इक्वालिटी, सबको बराबर का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिले, कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो। और आखिर में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जो हर इंसान की डिग्निटी और देश की यूनिटी को प्रमोट करे। यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व का आइडियल है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को हमारे संविधान में शामिल किया। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या प्रीएम्बल की कोई लीगल पावर है? क्या इसे कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है? मतलब सीधा सवाल यह है, क्या प्रीएम्बल लीगली बाइंडिंग है?
मान लीजिए सरकार इसके किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, तो क्या कोई कोर्ट जा सकता है? इसका जवाब ना सीधा हाँ या ना में नहीं है। देखिए, प्रियम्बल सीधे तौर पर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इसके लिए एक टर्म है नॉन जस्टिशिएबल, मतलब आप सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पर कोर्ट में केस नहीं जीत सकते। लेकिन ये संविधान की कुंजी है, ये गाइड की तरह काम करता है। जब भी जजेस को किसी कानून या आर्टिकल को समझने में कोई कंफ्यूजन होती है, तो वो प्रियम्बल को देखते हैं ताकि संविधान बनाने वालों का असली इरादा समझ सकें। ओके, तो इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रियम्बल को बदला जा सकता है? कैन पार्लियामेंट अमेंड इट? इसका जवाब मिला 1973 के लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यस, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। यस, इसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। मतलब पार्लियामेंट संविधान के उन कोर प्रिंसिपल्स को नहीं छू सकती जो भारत की पहचान है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रियम्बल सिर्फ कुछ लीगल वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे देश के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत गहरी है। ये हमारे लोकतंत्र की बेडरॉक यानी नींव है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पीछे की स्पिरिट यहीं से आती है। ये सरकार के लिए एक कंपस है, ये हर नागरिक को उसकी ड्यूटीज की याद दिलाता है, और जैसा कि शुरू में कहा था, ये सच में हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी गाइडिंग फिलॉसफी है। तो प्रियम्बल एक वादा है, एक राष्ट्र का अपने लोगों से किया गया वादा। अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस वादे को कितना और कैसे निभाया जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।